हेलो एवरीवन। आज हम लोग समझेंगे एक्ट्स पास्ड अंडर द ब्रिटिश क्राउन। कौन कौन से एक्ट्स पास किए गए, क्या क्या फीचर्स थे। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया और इस एक्ट के तहत ब्रिटिश क्राउन ने इंडिया पर सोवर्निटी एज्यूम कर ली। वो इस तरह से कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश कर दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो इस्टेब्लिश किया गया था पिर्स इंडिया एक्ट के तहत, उसे भी ख़त्म कर दिया गया और इस तरह से डबल गवर्नमेंट भी समाप्त हो गया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइसराय ऑफ इंडिया डिजिग्नेट कर दिया गया और पहला वाइसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया जो कि मेंबर हुआ करता था ब्रिटिश कैबिनेट का, और उसे असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर की काउंसिल बनाई गई जो कि एडवाइजरी नेचर की थी और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उसका चेयरमैन था। काउंसिल ऑफ इंडिया को वो सभी पावर मिल गए जो पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास थे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात कि सिस्टम ऑफ बजट पहली बार 1860 में लागू की गई। इसके बाद आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इस एक्ट के तहत इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स का पार्टिसिपेशन कानून बनाने की प्रक्रिया में इनिशिएट किया गया, क्योंकि वाइसराय अपने काउंसिल में इंडियंस को एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर अपॉइंट कर सकता था। लॉर्ड कैनिंग ने 3 इंडियंस को अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट भी किया। वो 3 मेंबर्स थे महाराजा ऑफ पटियाला, राजा ऑफ बनारस और सर दिनकर राव। इस एक्ट ने प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन भी इनिशिएट किया, क्योंकि बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी का लेजिस्लेटिव पावर्स को रिस्टोर कर दिया गया, जिसे चार्टर एक्ट 1833 के तहत छीन लिया गया था। और एक बात, वाइसराय इमरजेंसी सिचुएशन में विदाउट द सपोर्ट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑर्डिनेंस इशू कर सकता था, जो कि वैलिड रहता 6 महीनों के लिए। और इस एक्ट के बाद ही पोर्टफोलियो सिस्टम को इम्पोर्टेंस मिलना चालू हो गया। अब आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इसके तहत नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स बोथ इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इंक्रीज कर दिया, लेकिन ऑफिशियल मेजोरिटी को बरकरार रखा। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में वाइसराय नॉन ऑफिशियल मेंबर को नॉमिनेट करता था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में गवर्नर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को अपॉइंट करता था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसिपैलिटी, यूनिवर्सिटी, ट्रेड एसोसिएशंस एट्सेट्रा। तो इस तरह से नॉमिनेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। इसलिए इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 ने प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन को इंट्रोड्यूस किया विदाउट यूजिंग द टर्म इलेक्शन। और एक खास बात, लेजिस्लेटिव मेंबर्स वेयर ग्रांटेड राइट टू आस्क क्वेश्चंस एंड डिस्कस बजट। इसके बाद आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। मॉर्ले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था और मिंटो वाइसराय। इस एक्ट ने बोथ सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज और फंक्शन को इनलार्ज कर दिया। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी को अलाउ कर दिया। फंक्शन की अगर बात करें तो मेंबर्स इन काउंसिल्स वेर एम्पावर्ड टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस एंड मूव रिजोल्यूशंस ऑन बजट। इस एक्ट के तहत वाइसराय और गवर्नर के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस को भी इंक्लूड किया जाने लगा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले इंडियन थे जो वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किए थे। ही वॉज अपॉइंटेड एज ए लॉ मेंबर। इस एक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसने सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को भी इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि इस एक्ट ने सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम प्रोवाइड किया फॉर मुस्लिम्स, और इसलिए लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी बोला जाता है।
इसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोला जाता है। मॉन्टेग्यू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था और चेम्सफोर्ड वाइसराय। ब्रिटिश का कहना था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है इन इंडिया। वहीं एन ए बेसन का कहना था इट इज़ अनवर्दी टू बी ऑफर्ड बाय इंग्लैंड और टू बी एक्सेप्टेड बाय इंडिया। इस एक्ट के फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसने सेंटर में बाइकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया, दैट मीन्स अपर हाउस एंड लोअर हाउस, और बहुत सारे सब्जेक्ट्स को भी डिवाइड कर दिया एज सेंट्रल सब्जेक्ट एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। प्रोविंस में डायरकी ले आया। प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को भी फर्दर डिवाइड कर दिया गया दो पार्ट में, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व सब्जेक्ट्स। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में था बिल्डिंग, रोड्स, सेल्फ गवर्नमेंट, हेल्थ, सैनिटेशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर। कुल मिला के जो भी लेस इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स था वो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में था। और रिजर्व सब्जेक्ट्स में लैंड रेवेन्यू, पुलिस, जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेशन, जेल, फाइनेंस, इरिगेशन, ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स थे। अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो रिजर्व सब्जेक्ट्स का एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नर करता था विद द हेल्प ऑफ हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल दैट वे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स जो था उसे भी गवर्नर ही एडमिनिस्टर करता था विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर्स दैट वे आर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। एक और बात, प्रोविंशियल बजट को सेंट्रल बजट से सेपरेट कर दिया गया। अगर इलेक्शन की बात करें तो डायरेक्ट इलेक्शन को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन वो लिमिटेड था क्योंकि फ्रेंचाइजी का बेसिस था प्रॉपर्टी, टैक्स और एजुकेशन। और साथ ही साथ सेपरेट इलेक्टोरेट को फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया फॉर सिख्स, एंग्लो इंडियंस, इंडियन क्रिश्चियंस एंड यूरोपियंस। इस एक्ट का एक प्रोविज़न था इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, और इसके लिए 1923 में एक ली कमीशन अपॉइंट की गई थी। उसने अपना रिपोर्ट पब्लिश किया 1924 में, और उसके रिकमेंडेशन पर पब्लिक सर्विस कमीशन पहली बार इस्टेब्लिश की गई 1926 में, जिसके पहले चेयरमैन थे सर रॉस बार्कर। इस एक्ट के तहत हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इस्टेब्लिश किया गया लंदन में। और इस एक्ट में एक प्रोविज़न था कि एक कमीशन इस्टेब्लिश किया जाएगा आफ्टर 10 years फॉर द रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ द एक्ट। लेकिन समय से 2 साल पहले ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 7 मेंबर की एक कमीशन इस्टेब्लिश कर दी 8 नवंबर 1927 को अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉन साइमन, और इसने अपना रिकमेंडेशन सबमिट कर दिया 1930 को, जो कि बेसिस बना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। इस एक्ट ने ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात की बाय कंप्राइजिंग ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स को, लेकिन प्रिंसली स्टेट्स ने ज्वाइन नहीं किया। और प्रोविंसेस में जो डायरकी थी उसे एबॉलिश कर दिया और सेंटर में डायरकी ले आया। 11 प्रोविंसेस में से 6 में बाइकैमरलिज्म ले आया। सेपरेट इलेक्टोरेट को फर्दर एक्सटेंड कर दिया टू शेड्यूल कास्ट्स, वर्कर्स और वुमेन के लिए। इस एक्ट ने सेंटर और स्टेट के बीच में पावर सेपरेशन कर दिया, और जो रेसिड्यूरी पावर था वो गवर्नर जनरल को दे दिया। और एक बात, जो प्रेसिडेंट को अंडर आर्टिकल 123 पावर है ऑर्डिनेंस इशू करने का, वो सेक्शन 42 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिया गया है। इस एक्ट ने काउंसिल ऑफ इंडिया जो इस्टेब्लिश की गई थी 1858 में, उसे एबॉलिश कर दिया। बर्मा को सेपरेट कर दिया विथ इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 1937, और 2 न्यू प्रोविंस सिंध और उड़ीसा को इस्टेब्लिश किया। इस एक्ट में कुछ और भी प्रोविजंस थे, जैसे कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, और सेंट्रल फेडरल बैंक बनाने की भी बात की गई, जिसे हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पर इस्टेब्लिश किया गया, जिसे आज हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। और फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया भी इस्टेब्लिश करने की बात की गई, जिसे इस्टेब्लिश किया गया 1 अक्टूबर 1937 में। इसके पहले चीफ जस्टिस थे सर मॉरिस ग्वायर,
इस एक्ट ने प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी भी इंट्रोड्यूस की। इसका मतलब क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो प्रोविंस की थी वो गवर्नर के पास थी और सेंटर का जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी था वो गवर्नर जनरल के पास में था ऑन बिहाफ ऑफ द क्राउन। लेकिन प्रोविंस में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया बिकॉज गवर्नर शुड एक्ट अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स। और इसके बाद 1937 में इलेक्शन हुआ, प्रोविंशियल इलेक्शन, जिसमें 11 में से 8 प्रोविंस में कांग्रेस मिनिस्ट्री फॉर्म की। लेकिन 1939 में कांग्रेस मिनिस्ट्री ने रिजाइन कर दिया क्योंकि ब्रिटिश ने इंडिया को वर्ल्ड वार 2 में शामिल कर लिया था, वो भी बिना कांग्रेस को पूछे हुए। इसलिए 1939 के बाद रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट डिसकंटिन्यूड हो गया। इसके बाद आता है इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत इंडिया को डिक्लेयर कर दिया गया टू बी एन इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन नेशन ऑन 15 अगस्त 1947। द एक्ट ऑल्सो प्रोविजन फॉर पार्टीशन ऑफ इंडिया। इसने एबॉलिश कर दिया ऑफिस ऑफ वाइसराय और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और एक गवर्नर जनरल अपॉइंट किया गया फॉर ईच डोमिनियन। ब्रिटिश ड्रॉप्ड इट्स टाइटल एम्परर ऑफ इंडिया फ्रॉम द रॉयल टाइटल्स ऑफ द किंग ऑफ इंग्लैंड। तो ये फीचर्स था ब्रिटिश क्राउन रूल का। नेक्स्ट ऑडियो में हम लोग समझेंगे कंस्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। थैंक यू।